हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद टीजी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम फिर से आपके सामने हिंदी ग्रामर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ये नेक्स्ट सेट लेकर आए हैं। आशा आपको पसंद आएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जल्द से जल्द इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट जो भी वीडियोस आती हैं उन सबकी नोटिफिकेशन टाइम टाइम आपके पास पहुँचती रहे। जितने भी वैसे क्वेश्चन करते हैं ओवरऑल प्रीवियस ईयर होते हैं और सभी टॉपिक्स चाहे वो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, साहित्य, किसी भी टॉपिक से हो, सभी क्वेश्चंस को हम इसमें इंक्लूड करके चलते हैं और साथ साथ अपने कॉन्सेप्ट्स को भी क्लियर करते चलते हैं। आइए शुरुआत करते हैं आज के इस सेट की। विनय पत्रिका नामक ग्रंथ की रचना किसने की? ये क्वेश्चन सबसे पहले हमारा साहित्य से है कि इसमें पूछा है कि विनय पत्रिका जो ग्रंथ है उसकी रचना किसने की। अगर हम यहाँ अपने ऑप्शंस के साथ जाते हैं तो हमें ऑप्शन दिए हुए हैं विक्रमादित्य, केशवदास, गोस्वामी तुलसीदास या मलुकदास। अगर हम कहें विनय पत्रिका जो कि किसके द्वारा रचित है? गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा, जिन्हें हिंदी का जातीय कवि भी कहा जाता है। किन्हें? गोस्वामी तुलसीदास को। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो कि हो जाएगा विनय पत्रिका, हिंदी का लोक नायक भी और जातीय कवि भी जो कि गोस्वामी तुलसीदास जी के साथ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मौके की तलाश में रहना वाक्य के लिए सही मुहावरा क्या होगा? मतलब ये जो अर्थ दिया हुआ है मौके की तलाश में रहना, इसके लिए सही मुहावरा हम क्या कहेंगे? टोह में रहना, प्राण पखेरु उड़ जाना, पानी उतारना या टस से मस ना होना। टस से मस ना होना कहते हैं अपनी एक ही जगह पर स्थिर होना या अपनी बात पर टिके रहना। पानी उतरना ये भी नहीं होता है। प्राण पखेरु उड़ जाना यानी कि बहुत ज़्यादा घबरा जाना, ये भी नहीं होगा। मौके की तलाश में रहना यानी कि टोह में रहना। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। मौके की तलाश में रहना, टोह में रहना। नेक्स्ट, कादम्बरी कृति के रचनाकार कौन है? कादम्बरी कृति जो कि किसकी है? विद्यापति, कबीरदास, बाणभट्ट या भवभूति। अब हम अगर विद्यापति की बात करते हैं तो ये इनकी कृति है पदावली। कबीरदास जी की बात करते हैं तो इनकी कृति जो कि बहुत फेमस है बीजक। बाणभट्ट जी की बात करते हैं तो ये हमारा ऑप्शन कादम्बरी के साथ जाता है। और वहीं अगर हम भवभूति की बात करते हैं तो इनकी एक तो हो जाती है उत्तरराम चैत्रम जो कि इनकी बहुत फेमस कृति है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन कादम्बरी कृति जो कि बाणभट्ट के साथ जाती है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक नाटक जयशंकर प्रसाद जी का नहीं है? स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, सिंदूर की होली या जन्मेजय का नागयज्ञ। तो यहाँ पर स्कंदगुप्त जो कि जयशंकर प्रसाद जी का है, ध्रुव स्वामिनी जो भी जयशंकर प्रसाद जी की है, सिंदूर की होली ये किसकी है? ये लक्ष्मी नारायण मिश्र की है। लक्ष्मी नारायण जी की है। और यहाँ पर जन्मेजय का नागयज्ञ ये भी जयशंकर प्रसाद जी का है। हमारा ऑप्शन जो कि सी करेक्ट हो जाएगा। सिंदूर की होली जयशंकर प्रसाद जी का नाटक नहीं है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शुद्ध वाक्य है ये हमें बताना है। सीता का चरित्र अच्छा है, सीता का चरित्र अच्छी है, सीता की चरित्र अच्छा है या सीता के चरित्र अच्छा है। अगर हम कहें सीता के चरित्र अच्छे हैं, ये तो कोई वाक्य नहीं बनता है। सीता की चरित्र भी नहीं है क्योंकि सीता चरित्र क्या है? अपने आप एक पुल्लिंग शब्द है, उसके लिए हम की विभक्ति चिन्ह का प्रयोग भी नहीं करेंगे, ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। सीता का चरित्र अच्छी है, अच्छी भी नहीं होगा। चरित्र मैंने भी बताया पुल्लिंग शब्द है तो इसलिए हमारा ये वाला ऑप्शन भी नहीं जाएगा। सीता का चरित्र अच्छा है। तो शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए, सीता का चरित्र अच्छा है। नेक्स्ट, आलस्य शब्द का विशेषण रूप क्या होगा? आलस, अलास, आलसी या आलसपन। तो आलस शब्द का सही विशेषण रूप जो कि जाता है आलसी। आलस का आलसी। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। वे शब्द
जो किसी शब्द के पहले आकर बैठते हैं और उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, वही शब्द उपसर्ग होते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर हम देखें तो प्रत्यय जो कि किसी शब्द के बाद में आकर बैठते हैं। यहाँ उपसर्ग पूछा है तो उपसर्ग यानी कि प्रारंभ वाले शब्द के लिए बात कही गई है। इसमें अधि धन अधि जो कि इसमें उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर ए अधि विल बी करेक्ट आंसर, क्योंकि अधि धन स्थाता, अधि धन दाता ये अधिष्ठाता बनता है। ऑप्शन नंबर बी, सी और डी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए अधि विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शब्द देशज है? अग्नि, प्रार्थना, खेत या लोटा। अग्नि, प्रार्थना, खेत या लोटा, इनमें से देशज शब्द कौन सा है? देशज शब्द जिनकी उत्पत्ति स्वयं हमारे देश से हुई है, मतलब सामान्य बोलचाल की भाषा में उनके प्रयोग करते हैं, उनका कहीं से भी हमें उत्पत्ति का नहीं पता चलता है, वही शब्द देशज शब्द होते हैं। जैसे अग्नि, प्रार्थना, खेत या लोटा में से लोटा शब्द एक ऐसा है जो कि जिसकी उत्पत्ति कहीं से नहीं मानी जाती है, तो इसलिए यहाँ पर देशज शब्द है जो कि लोटा हो जाएगा। नेक्स्ट, नियत, नियत शब्द का सही अर्थ क्या होगा? इरादा, भाग्य, सदाचार, छलरहित, भाग्य या मनोभाव, निश्चित या इरादा। अब अगर कहें हम नियत या नियत, नियत जो कि किसे कहते हैं? अपने इरादे को कहते हैं, अपने भाव को कहते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर हम इस वाली नियत की बात करते हैं, इसका अर्थ जाता है समय के लिए या किसी निश्चित अवधि के लिए। अगर हम नियत की बात करते हैं तो ये जाता है इरादे के लिए। वहीं दूसरी ओर अगर हम नियति की बात करते हैं तो नियति जो कि भाग्य के साथ जाता है। ये तीनों ही शब्द ऐसे हैं जो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाते हैं। नियत जो कि समय या निश्चित अवधि के लिए, नियत यानी कि बड़ी की मात्रा वाला जो कि इरादे के लिए जाता है, और नियति जो कि भाग्य के लिए जाता है। अब हमसे यहाँ पूछा है कि नियत और नियत से क्या तात्पर्य होगा, तो ये हो जाएगा हमारा नियत जो कि समय के लिए, किसी निश्चित समय के लिए आता है, और नियत जो कि इरादे के लिए आता है। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, बनारस शब्द का सही अर्थ क्या होगा? सही तत्सम रूप क्या होगा? बनारसी, वाराणसी, वाराणसी या वाराणस। तो बनारस के लिए जो सही शब्द हो जाता है, हो जाता है बनारसी, वाराणसी। बनारसी, वाराणसी या बनारस नहीं होगा, तो इसलिए हमारा ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। बनारस इसका तो सही तत्सम रूप होगा वाराणसी। नेक्स्ट, संकर शब्द का क्या अर्थ होता है? तद्भव शब्द, तत्सम, दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बने शब्द को कहते हैं या विदेशी शब्द को कहते हैं। तो संकर शब्द जो कि तद्भव या तत्सम शब्द तो नहीं होते और ना ही विदेशी होते हैं। जब हम दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर कोई एक शब्द बनाते हैं तो दो भाषाओं से मिलकर बनने वाले शब्द ही संकर शब्द होते हैं। जैसे हमारा एक शब्द है रेलगाड़ी, रेल और गाड़ी, ये दोनों ही अलग अलग भाषाओं से मिलकर बने शब्द हैं। तो यहाँ पर जब हम इन्हें एक शब्द बनाते हैं तो रेलगाड़ी शब्द बन जाता है। इसी तरह से जैसे होता है लाठी चार्ज, लाठी एक हिंदी भाषा का शब्द है और चार्ज जो कि अंग्रेजी भाषा का शब्द है। तो जब दो भाषाओं से मिलकर एक शब्द बनता है वही शब्द संकर शब्द कहलाते हैं। नेक्स्ट, निर्वेद स्थायी भाव से किस रस की उत्पत्ति होती है? भयानक की, वीर रस की, शांत की या श्रृंगार रस की। तो निर्वेद जो कि शांत रस के साथ जाता है, निर्वेद स्थायी भाव जो कि शांत रस का है। ऑप्शन नंबर सी शांत रस। नेक्स्ट, सदाशय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सत धनाशय, सत धनाशय, सदा धनाशय और सतत धनाशय। तो यहाँ सदा धन आशय कुछ नहीं होता है, सदा धन आशय भी नहीं होता है और सत आशय भी नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर हमारा जब कोई भी वर्ड
अधूरा होता है तो उसके साथ कोई व्यंजन ज़रूर होता है। यहाँ पर व्यंजन वो स्वर अवश्य होता है। यहाँ हमारा अगर ये ऑप्शन नंबर बी के साथ हम देखते हैं सत धन आशय, क्योंकि सत हमारा अगर अधूरा है तो यहाँ पर इस आस वर्ग के साथ हम इसे बोलते हैं। यहाँ हमारा ऑप्शन सदाशय जो कि सत धन आशय, और इसमें संधि कौन सी हो जाएगी? व्यंजन संधि, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी पहचान होती है जब हमें वर्ण में हलंत देखने के लिए मिलता है, वहां व्यंजन संधि होती है। नेक्स्ट, गोपाल शब्द में कौन सा समास होगा? द्विगु, द्वंद, बहुव्रीहि या तत्पुरुष। गोपाल, जहाँ पर इसका अगर हम अर्थ देखते हैं, गौ को पालने वाला अर्थात बात आती है तो अर्थात किसके लिए आता है? कृष्ण के लिए आता है। जहाँ हमें अर्थात शब्द से किसी अन्य शब्द के तीसरे शब्द की उत्पत्ति मिलती है, वहाँ बहुव्रीहि समास के साथ हमारा ऑप्शन जाएगा, क्योंकि द्विगु समास हमें पता है प्रथम पद संख्यावाची होना चाहिए। द्वंद में योजक चिन्ह और विपरीत शब्द भी हमें देखने के लिए मिलता है। तत्पुरुष समास में क्या होता है? जो कि हमें विभक्ति चिन्ह का लोप हमें शब्द के विच्छेद करने पर मिलता है। यहाँ हमारा ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर, क्योंकि हमें गोपाल शब्द जो कि बता रहा है किसी अन्य शब्द की ओर, अन्य शब्द यानी कि गौ को पालने वाला अर्थात कृष्ण। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर, बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट, निर्मल का विलोम शब्द क्या होगा? मलिन, मृदु, शुद्ध और पवित्र। निर्मल शब्द विलोम जो कि विपरीतार्थक शब्द बताने वाले शब्द होते हैं, विपरीत अर्थ बताने वाले शब्द विलोम शब्द होते हैं। तो यहाँ निर्मल जो कि होता है साफ सुथरा, और मलिन जो कि होता है गंदा। ऑप्शन नंबर ए, मलिन विल बी करेक्ट आंसर। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था? 15 अगस्त 1948 में, 26 जनवरी 1950 में, 14 सितंबर 1949 में या 14 सितंबर 1950 में। अगर हम यहाँ देखें, 14 सितंबर 1949 को इसे हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया, लेकिन 1953 में राष्ट्रीय भाषा प्रचार समिति के द्वारा इसे पहली बार प्रयोग में लाया गया, जिसकी हिंदी की जो लिपि हो जाती है वो हो जाती है देवनागरी। और किससे विकास हुआ है देवनागरी का? ब्राह्मी लिपि से। ऑप्शन नंबर सी विल बी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। श वर्ण किसके योग से बना है? क छ, क श, क स या क और च। अगर हम श वर्ण की बात करते हैं तो ये कौन से वर्ण होते हैं? ये होते हैं संयुक्त वर्ण। कितने प्रकार के होते हैं ये? 4 होते हैं। कौन कौन से? ये आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। अब यहाँ हमें एक ही वर्ण के बारे में पूछना है कि ये वर्ण किस किस के मेल से बना है। क्या का छ के मेल से बना है? नहीं। का क्ष, क्योंकि जब यही हमारा श वर्ण है तो क श से तो मिलकर बनने का मतलब ही नहीं है। का च भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी, क और श। अगर हम बाकी वर्ण की बात करते हैं तो एक होता है, चलो हम बता देते हैं, त्र जो कि त धन रा से मिलकर बना होता है। अया, ज्ञ जो कि ज धन वा से मिलकर बना होता है। वहीं दूसरी ओर अगर हम श की बात करते हैं, श क्षत्रिय होता है। उसके बाद श्रमिक की अगर हम बात करते हैं, एक होता है श्रमिक जो कि श धन र से मिलकर बना हुआ होता है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन जो कि हो जाएगा क्षत्रिय के लिए क श हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, क श जो कि क्षत्रिय वर्ण को बनाता है। नेक्स्ट, राजभाषा आयोग गठित करने के प्रावधान संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? 345 में, 346 में, 343 में या 344 में। अगर हम यहाँ बात करते हैं भाषा आयोग जो कि कब गठित हुआ, सबसे पहले तो यही प्रश्न आता है। राजभाषा आयोग जो कि 7 जून 1955 में इसका गठन किया गया। अब इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे बीजी खेर, जो कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं
हम उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। बीजी खेर जी के द्वारा सबसे पहले राजभाषा आयोग का गठन किया गया। अब इसमें जो अगर सदस्यों की बात करती है तो ये 21 सदस्य का एक आयोग था, 21 सदस्यों से मिलकर ये बना था। अब इससे पूछा है कि इसका जो गठन हुआ है ये कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत हुआ है। यहाँ हमारा ऑप्शन जो कि करेक्ट हो जाएगा 344 अनुच्छेद 344 के अंतर्गत राजभाषा आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट, निम्न विकल्पों में से शुद्ध विकल्प का चयन करना है। फूलों की एक माला ले आइए, फूलों की माला एक ले आइए, फूलों की एक माला ले आइए, फूलों की माला लेकर आइए एक, या एक फूल की माला ले आइए। अब देखिए, एक फूल की माला तो लाना होता नहीं है। फूलों की माला एक ले आइए, फूलों की माला एक ले आइए नहीं होगा, यहाँ एक वर्ण गलत है। फूलों की एक माला ले आइए ये हो सकता है, फूलों की माला लेकर आइए एक ये भी नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर, फूलों की एक माला ले आइए। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? सोमवार, मकान, दिवाली या चतुराई। जातिवाचक संज्ञा शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, विशेष आदि की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं वही जातिवाचक शब्द होते हैं। यहाँ अगर हम देखते हैं सोमवार, मकान, दिवाली या चतुराई। चतुराई जो कि फीलिंग्स के बारे में बात करता है तो ये तो आता है भाववाचक संख्या के अंतर्गत। अगर हम वहीं दूसरी ओर देखें दिवाली जो कि विशेष पर्व की ओर बात करता है ये हमारा व्यक्तिवाचक शब्द के अंतर्गत आएगा। वहीं सोमवार जो कि दिनों में एक विशेष दिन की बात करता है तो ये भी हमारा व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आएगा। इसलिए हमारा ऑप्शन जो कि बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। मकान जो कि संपूर्ण जाति का बोध कराता है वही शब्द हमारा जातिवाचक होता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। इनमें से किसके बिना कोई व्यंजन उच्चारित नहीं किया जा सकता है? अनुस्वार के बिना, स्वर के बिना, उपसर्ग के बिना या प्रत्यय के बिना। हम जैसे ही बात करते आते हैं कि कोई भी व्यंजन जो होता है वह स्वर के बिना नहीं बोला जाता है। अगर हम क्षत्रिय की बात करते हैं, इसे भी हम करके गए हैं, क, धन, श, ये हमारा था। यही का शब्द जो होता है ये हमारा अधूरा होता है जब तक हम किसी व्यंजन को स्वर के साथ ना बोले। तो इसलिए हमारा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, स्वर के बिना। किसी भी व्यंजन को हम स्वर के बिना उच्चारित या बोल नहीं सकते हैं। नेक्स्ट, कोष्ठांकित विराम चिन्ह क्या है? योजना विराम, अर्ध विराम, अल्प विराम या निर्देशक। तो यहाँ पर अगर हम विराम चिन्हों की बात करते हैं, विराम चिन्ह जिनकी संख्या होती है 20, विराम चिन्हों की कुल संख्या 20 होती है जो कि किसके अकॉर्डिंग है? ये कामता प्रसाद जी के अकॉर्डिंग है। अब अगर हम विराम चिन्हों की बात करते हैं तो विराम चिन्ह की उत्पत्ति कहाँ से हुए है? तो विराम चिन्ह जो कि किससे लिए गए हैं? अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं। अब अगर हम यह देखते हैं कोष्ठांकित विराम चिन्ह हमें ये बताना है तो ये हमारा क्या हो जाएगा? कोष्ठांकित विराम चिन्ह जो कि अर्ध विराम के साथ जाएगा, क्योंकि ये वाला जो हमारा विराम चिन्ह होता है इसे अर्ध विराम भी कहते हैं। नेक्स्ट, आचार्य भरत ने रसों की संख्या कितनी मानी है? 9, 8, 4 या 10। तो आचार्य भरत जिन्होंने विराम चिन्हों की संख्या मानी है वो मानी है 8। रसों की संख्या जो कि 8 मानी है और विराम चिन्ह जो कि कामता प्रसाद जी के अनुसार हम करके गए हैं वो संख्या होती है हमारी 20। अब भरत मुनि की अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने किस रस को नहीं माना है? तो उन्होंने शांत रस को नहीं माना है। हमारा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा 8 के साथ। वहीं अगर हम तुलसीदास जी की बात करते हैं तो उन्होंने कितने विराम चिन्ह माने हैं? उन्होंने माने हैं 11। और सूर की अगर हम बात करते हैं, सूरदास जी के द्वारा भी विराम रसों की संख्या 11 ही मानी जाती है। एक इसमें ये भी ऑप्शन आता है कि नोवा रस किसे माना जाता है? तो नोवा रस जो कि शांत रस को ही माना जाता है।
नेक्स्ट, प्रकृति के सुकुमार कवि किन्हें कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद को, विद्यापति को, सुमित्रानंदन पंत को या प्रेमचंद को? अब अगर हम देखें प्रकृति के सुकुमार कवि जो कि सुमित्रानंदन पंत, हमारा ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा, सुमित्रानंदन पंत जी को कहा जाता है। वहीं अगर जयशंकर प्रसाद जी की बात करते हैं तो इन्हें हिंदी छायावाद के जनक कहा जाता है, कलाधर, ये हिंदी छायावाद के जनक। और अगर प्रेमचंद जी की हम बात करते हैं, प्रेमचंद जी का एक उपन्यास जो कि अधूरा उपन्यास होता है, मंगलसूत्र, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। यहाँ हमसे पूछा है प्रकृति के सुकुमार कवि, जो कि हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, सुमित्रानंदन पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, महाभारत की कथा पर आधारित नाटक कौन सा है? अंधी गली, कोणार्क, अंधा युग या आधे अधूरे? इसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। ये थे हमारे आज तक के क्वेश्चंस। आशा आपको पसंद आए होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जल्द से जल्द चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट जो भी वीडियोज़ आती हैं उन सबकी नोटिफिकेशन टाइम टाइम आपके पास भी पहुँचती रहे और हम भी मोटिवेट होते रहें कि हाँ, हम जो मेहनत कर रहे हैं वो सही में किसी के लिए लाभकारी है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।